अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वर्क स्टार्ट किया था टॉपिक, और वहां पे हमने बेसिक डेफिनेशन दी थी कि वर्क होता क्या है, और वर्क अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो है कि नहीं वहां पे, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट आर, और उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पे बन जाता है एफ आर कॉस थीटा। थीटा वहां पे क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो पहले लिखो वहां पे वर्क डन by a constant force। Work done by a constant force। अब देखो जो भी कांस्टेंट फोर्स है, जो भी कांस्टेंट फोर्स है उसका वर्क डन हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, कैलकुलेट करना सीखा था। और जो भी वर्क डन था उसका फॉर्मूला निकल के आया था एफ डॉट आर। लेकिन देखो वहां पे फोर्स कांस्टेंट था और जो भी पार्टिकल था, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फोर्स कांस्टेंट है लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है, पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लो यहां पे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इस तरह का एक कर्व पाथ है, इस तरह का कर्व पाथ है, और ये जो कर्व है ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक कर्व पाथ, और ये जो कर्व पाथ है ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर। अब यहां कहीं ए पॉइंट पे हमारे पास एक ब्लॉक है, तो हमारे पास ब्लॉक है और ये ब्लॉक कहां पे है, ए पॉइंट पे, और इस ब्लॉक पे हम अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स, और ये फोर्स कहां लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब है नो चेंज इन डायरेक्शन, तो ना तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा ना ही आ रहा होगा नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब हुआ कि ना तो यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अब ये ब्लॉक ए पे था, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक कहां पहुंच गया, बी पे। इस तरह से हम बी पे लेके चले गए, लेकिन फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहा है। अब मान लो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया, किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं चला गया। अच्छा, किसी टाइम पे ब्लॉक अगर यहां कहीं चला गया होगा तो ब्लॉक को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, तो इस पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा होगा, राइट की ओर लग रहा होगा। अब बताओ स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा। अगर हम स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कोई भी कर्व पाथ है और कर्व पाथ पे अगर स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे मान लो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एस हुआ। तो यहां पे स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया डी एस, और एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया वहां पे थीटा। तो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं है, फोर्स लग रहा है राइट की ओर, उसके कारण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस हो गया अलोंग द टेंजेंट। अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे स्मॉल अमाउंट का जो वर्क आएगा वो आ जाएगा एफ डॉट आर, तो ये हो जाएगा एफ डीएस कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, डीएस कॉस थीटा क्या है, तो रिजल्ट देखो वहां पे, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है डीएस। इस डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोजेक्शन रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस को बोलो dx, ये बोलो dy,
ये एंगल थीटा है, तो चेक करो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा dx अपॉन ds। तो ds कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वहां पे f इंटू dx। तो देखो वहां पे dx यही है कि नहीं है वहां पे। तो जब ये ब्लॉक इस तरह से ds ऊपर जाएगा तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा होगा। देखो है कि नहीं यहां पे। अच्छा, किसी टाइम पे ब्लॉक अगर यहां पे ds गया, किसी टाइम पे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर यहां ds हुआ, तो इसका जो प्रोजेक्शन लोगे वो बताओ, प्रोजेक्शन यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, dx। इसका मतलब है कि जब ये ब्लॉक इस तरह से ds मूव करता जाएगा तो ds cos थीटा क्या होगा, ds cos थीटा इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। तो ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट का वर्क। अब ऐसे तो ब्लॉक कई बार dx करके मूव किया होगा, टोटल के लिए इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करोगे फोर्स कांस्टेंट, बचा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब डायग्राम देखो यार, यहां पे अगर मैं इस तरह से dx को ऐड करते जाऊंगा, इंटीग्रेट करते जाऊंगा, तो रिजल्ट आ जाएगा f इंटू आर। बताओ ये डिस्टेंस r है कि नहीं है वहां पे। इसका मतलब है कि फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है और पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व पाथ पे। ध्यान है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब फोर्स कांस्टेंट होगा और पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा होगा। तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू आर, और R यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी वर्क डन रहेगा, जो भी वर्क डन रहेगा उसको लिखो वहां पे F इंटू आर। F वहां पे कांस्टेंट फोर्स रहेगा और R वहां पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो आगे हम यूज करेंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए, और सेकेंड रिजल्ट वहां पे यूज करो। सेकेंड जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं वो डिराइव करने जा रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ऐसा करो वहां पे, फिर से डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। पार्टिकल अगेन क्या हो रहा है, किसी कर्व पाथ पे चल रहा है। पार्टिकल अगेन किसी क्या हो रहा है, कर्व पाथ पे चल रहा है। पार्टिकल है ए पे, कुछ टाइम बाद कहां पहुंच रहा है, बी पे। लेकिन पार्टिकल जब चल रहा है तो फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और ये फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है along the tangent to the path। यहां पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स हमेशा लग रहा है along tangent to the path, यानी किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं है तो फोर्स यहां कहीं लग रहा होगा, किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं है तो फोर्स इस तरह से टेंजेंट के along लग रहा होगा। तो जब भी हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। अब कैलकुलेट करना है कि जब ब्लॉक ए से बी गया तो उस केस में वर्क डन बाय दिस फोर्स F कितना होगा। समझ में, जो भी फोर्स है, ये फोर्स मेरा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड केवल कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स F कितना होगा। तो किसी टाइम पे ये ब्लॉक कितना एंगल टर्न कर गया, थीटा। अब मान लो इसका स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, ds, और उसने एंगल फर्दर टर्न कर लिया कितना, d थीटा। अब स्मॉल है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आर का अपॉन रेडियस, तो ds हो जाएगा वहां पे आर डी थीटा। देखो है कि नहीं है।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही टेंजेंट के अलोंग है, तो स्मॉल अमाउंट का वर्क होगा एफ डॉट डी एस, एफ डॉट आर, तो ये हो जाएगा एफ डी एस, थीटा की वैल्यू वहां पे 0 डिग्री। अब अगले स्टेप में डी एस की जगह वहां पे लिख दो आर डी थीटा। ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क है जब इसको हमने डीएस से मूव कराया, और ऐसे तो हमने ब्लॉक को कई बार डीएस से मूव कराया होगा। तो टोटल वर्क के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करोगे तो एफ कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और डी थीटा जो रहेगा उसको इंटीग्रेट करो। बताओ यहां पे थीटा की वैल्यू 0, और यहां जब पहुंचोगे तो थीटा की वैल्यू π/2। तो जो भी वर्क डन आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ आर π/2। देखो है कि नहीं यहां पे? तो इससे पहले जो हमने केस लिया था वहां पे फोर्स कांस्टेंट था। इससे पहले जो हमने केस लिया वहां पे फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन बॉडी मूव कर रही थी कर पाथ के अलावा। अब यहां पे क्या है, यहां पे हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर π/2। तो आगे जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, तो वहां पे रिजल्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले देखो हमने बेसिकली कौन कौन से फोर्सेस पढ़े अभी तक। तो एक तो हमने पढ़ा था वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा था टेंशन, तीसरा हमने पढ़ा था नॉर्मल, चौथा वहां पे था फ्रिक्शन, फिर था स्प्रिंग फोर्स, और फिर वहां पे आ जाएगा इंटरनल फोर्स, और एक हमने पढ़ा था सीडो फोर्स भी। तो मेनली हमने इन्हीं फोर्स की बात करी, नहीं बात करी। कभी एमजी होगा, टेंशन होगा, नॉर्मल होगा, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स और टेंशन फोर्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर लिखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। WG का मतलब हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटी। WG का मतलब क्या हो गया, WG का मतलब हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अच्छा, अब जो भी वर्क डन बाय द ग्रेविटी है, फर्स्ट पॉइंट लिखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। जो भी ग्रेविटी है उसका वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। देखो है कि नहीं वहां पे? अब सबसे पहला केस लिखो वहां पे। सबसे पहला केस क्या था कि मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई ब्लॉक है, और ये ब्लॉक है ए पॉइंट पे। ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक कहां पे, ए पे है। कुछ टाइम बाद इस ब्लॉक को हम लिफ्ट कर रहे हैं और लिफ्ट करके बी पे लेके आ रहे हैं। तो ब्लॉक ए पे था, कुछ टाइम बाद ब्लॉक को हम लिफ्ट करा के कहां पे लेके चले गए, बी पे लेके चले गए। अब मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ h, और ध्यान ना डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है हमेशा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो जो भी ब्लॉक होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हुआ, h। अच्छा, ग्रेविटी कहां लग रही है, ग्रेविटी बोल दो, वर्क डन बाय mg, वेट बोल दो। तो जो भी ग्रेविटी है वो लग रही है नीचे की ओर, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर। लेकिन हम जिस हाइट की बात कर रहे हैं ये हाइट बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अगर हाइट ज्यादा होगी तब तो उस केस में g वेरी करने लगेगा। और हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन है कि हाइट अगर स्मॉल है, अगर हाइट स्मॉल है तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब इस केस में तुम क्या बोलोगे, इस केस में तुम बोलोगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी। थीटा यहां पे क्या हो गया, थीटा यहां पे हो गया 180 डिग्री, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, हाइट ऊपर, तो रिजल्ट हो जाएगा -mgh। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस केस में हम बोलेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे क्या है, नेगेटिव है। अच्छा,
सेकेंड एग्जाम्पल लो कि यहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे यहां कहीं पर्सन खड़ा है और पर्सन यहां पे एक ब्लॉक को छोड़ रहा है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन है और पर्सन यहां से ब्लॉक को छोड़ रहा है। कुछ टाइम बाद ब्लॉक किसको हिट करता है? ग्राउंड को हिट करता है। तो यहां पे ब्लॉक था, कुछ टाइम बाद ब्लॉक ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा h डाउनवर्ड। तो ये अगर तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है और ये तुम्हारी वहां पे अगर क्या है? फाइनल पोजीशन है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पे क्या होगा? डाउनवर्ड होगा वहां पे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां पे नीचे की ओर होगा वहां पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। तो अब तुम बोलोगे इस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? थीटा 0, यहां पे थीटा cos 0 हो गया 1, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे प्लस mgh। तो यहां पे ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है, यहां पे ग्रेविटी का वर्क क्या है? पॉजिटिव है। और थर्ड केस में हम बोल रहे हैं यहां पे कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारा क्या एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कहां मूव कर रहा है? ये ब्लॉक आगे की ओर मूव कर रहा है। कुछ टाइम बाद इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया r। तो ब्लॉक कहां मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90, और एंगल अगर 90 होगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0। तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। क्लियर वहां पे? अब देखो एक और एग्जांपल वहां पे। जैसे मान लो यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है, यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का मान लो मास m है, लेंथ l है। अब इस सिंपल पेंडुलम को हमने यहां पे क्या करा? कुछ वेलोसिटी दी, और जब वेलोसिटी देते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से क्या करता है? ऑसिलेट करता है सर्कुलर पाथ पे। मान लो किसी टाइम पे सिंपल पेंडुलम ने कितना एंगल टर्न कर लिया? थीटा, और ये पहुंच गया A से B। तो जो भी सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम कहां से कहां जा रहा है? तो सिंपल पेंडुलम जा रहा है A से B की ओर। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द पाथ AB क्या हुआ, तो अब क्या बोलोगे? समझ में? अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ग्रेविटी ने वर्क कितना परफॉर्म किया। तो हमें मालूम है कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट फोर्स है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? नीचे की ओर लगता है। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही क्या चेंज होता है? डायरेक्शन। अब मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखवाया कि फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट है और पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है, फोर्स अगर कांस्टेंट है और पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाया था F इंटू R, और R वहां पे था डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है किस डायरेक्शन में? फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो जब ये बॉल यहां से यहां जाएगी, बताओ डिस्प्लेसमेंट वाई ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा वहां पर? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी, फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो इस केस में ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा। अच्छा, y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चेक करो यहां पे ये डिस्टेंस l, ट्रिग्नोमेट्री लगा, ये डिस्टेंस x है तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x हो जाएगा l cos थीटा। ये l cos थीटा है, ये पूरा l है, तो y की वैल्यू हो जाएगी l माइनस एक्स, दैट इज l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो अगले स्टेप में तुम क्या बोलोगे, अगले स्टेप में तुम बोलोगे कि जो भी ग्रेविटी है उसका वर्क हो जाएगा -mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी ग्रेविटी आएगी, ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा वहां पे क्या, -mgl इंटू हो जाएगा वहां पे क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये हो जाएगा वहां पे ग्रेविटी का वर्क, जबकि पार्टिकल क्या करता, कर्व पाथ पे चल रहा था। फिर एक और एग्जांपल लिखो वहां पे। ये सब रिजल्ट ध्यान ना हम आगे यूज करेंगे वहां पे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि इस तरह से एक ट्रैक है, इस तरह से यहां पे एक ट्रैक है, ये डिस्टेंस दिया है l, ये डिस्टेंस दिया है h। अब किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं था A पॉइंट पे, और कुछ टाइम बाद ब्लॉक मूव करता हुआ कहां पहुंच गया, B पे। तो ब्लॉक था A पे, कुछ टाइम बाद ब्लॉक कहां पहुंचा, B पे। अब क्वेश्चन में पूछता है कि ग्रेविटी ने वर्क कितना परफॉर्म किया। क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि इस केस में ग्रेविटी ने वर्क कितना परफॉर्म किया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर, नीचे मतलब y के अलावा। तो पार्टिकल भले ही कर्व पाथ पे चल रहा हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो साइन अपनी तरफ से नेगेटिव लगाओगे, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो गया, -mgh हो गया। तो जो पहला फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था वो मैं यहां पे इस तरह से क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं वहां पे। क्लियर है वहां पे? अब नेक्स्ट लिखो वहां पे वर्क डन बाय द टेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वर्क डन बाय द टेंशन। और सबसे पहला पॉइंट यही है, क्या है, वर्क डन बाय द टेंशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। टेंशन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, टेंशन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और टेंशन का वर्क वहां पे क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब सबसे पहला एग्जांपल लो जहां पे हम टेंशन के वर्क की बात कर रहे हैं। मान लो ये हो गई तुम्हारी सीलिंग, और यहां पे एक पुली है, पुली से यहां पे हमने दो ब्लॉक को लाके कनेक्ट किया। ये ब्लॉक A है जिसका मास 2m है, यहां पे एक और ब्लॉक B है, इसका मास m है, और ये हो गया ग्राउंड। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पे दोनों ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक को हमने यहां पे क्या किया, रिलीज किया। अच्छा, जैसे ही हम दोनों ब्लॉक को रिलीज करेंगे, जैसे ही हम दोनों ब्लॉक को रिलीज करेंगे, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? जैसे ही हम यहां पे दोनों ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, और ये ब्लॉक वहां पे कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। अच्छा, रिलेशन क्या था, ये अगर y से नीचे गया तो ये y से ऊपर गया, तो दोनों का एक्सेलरेशन जो था उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया था, सेम लिया था। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द टेंशन। तो हमें बताना है टेंशन का वर्क कैलकुलेट करना है किस पे, ब्लॉक A पे और ब्लॉक B पे। तो टेंशन का वर्क कैलकुलेट करना है A पे और B पे, कितने टाइम बाद, तो मान लो आफ्टर T टाइम। तो हमें बताना है कि T टाइम बाद टेंशन ने वर्क कितना परफॉर्म किया। तो सबसे पहले यहां पे टेंशन T शो करो और लिखो फ्री बॉडी डायग्राम। जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो B पे क्या शो करोगे, T। इक्वेशन क्या लिखोगे, ध्यान है ना, किसके लिए हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राउंड के लिए। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो इक्वेशन क्या लिखेगा, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इक्वेशन लिखेगा T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 2mg, यहां पे T एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की ओर, तो इक्वेशन होगी 2mg माइनस T इक्वल्स टू 2m इंटू ए।
देखो है कि नहीं है, यहां पे हो जाएगा t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए। अब दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो, और दोनों को जब ऐड करोगे तो t से t कैंसिल आउट होगा, 2mg माइनस mg, ये हो गया mg इक्वल्स टू 3ma, a की वैल्यू आ गई g/3। देखो यही एक्सेलरेशन है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया तो यहां से हम टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस mg/3, तो टेंशन आ गया 4mg/3। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे a की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन आ गया 4mg/3। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है t टाइम बाद, तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो t टाइम बाद किसी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा u0 हाफ, एक्सेलरेशन कितना g/3 इंटू टी स्क्वायर। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा gt²/6। देखो है कि नहीं वहां पर, जो भी y रहेगा y हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू वहां पे g/3, तो ये हो जाएगा g/6 इंटू टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पर। अच्छा, ब्लॉक ए पे देखो यार, अगर हम ब्लॉक ए की बात करें, अच्छा एक चीज देखो, टेंशन कांस्टेंट है कि नहीं है, जब हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, ए ब्लॉक पे अगर देखोगे तो ए ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द टेंशन नेगेटिव होगा, और वो कितना होगा, टी इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4mg/18। देखो है कि नहीं है वहां पर, t इंटू वाई 4mg² भी होगा ना, देखो है कि नहीं वहां पर, t इंटू वाई, तो 4mg²t²/18। अच्छा, b की अगर स्टडी करें तो b पे टेंशन ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाय द टेंशन पॉजिटिव, t इंटू वाई। फिर से पुट करोगे, ना ये वर्क a पे हुआ है, ये वर्क b पे हुआ है, फिर से वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4mg²t²/18। तो इसका मतलब है ब्लॉक ए पे टेंशन का वर्क पॉजिटिव है, नहीं, ब्लॉक ए पे टेंशन का वर्क नेगेटिव होगा, और बी पे टेंशन का वर्क वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे साइन लगा देना नेगेटिव, क्लियर। तो एक ब्लॉक पे वर्क नेगेटिव है, दूसरे ब्लॉक पे वर्क मेरा वहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने बोला टेंशन का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, टेंशन का वर्क क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, टेंशन का वर्क तुम्हारा 0 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें हम बात कर रहे हैं टेंशन के वर्क की, और टेंशन का वर्क वहां पे 0 है। अब कब 0 होगा, मान लो हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, बॉल का मास m, बॉल की लेंथ l, और जो भी बॉल है ये बॉल इस तरह से सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमारे पास एक बॉल है, बॉल का मास m, बॉल की लेंथ वहां पे क्या है, l। तो हमारे पास एक बॉल है, बॉल का मास m, बॉल की लेंथ वहां पे क्या है, l है, और जो भी बॉल है ये बॉल मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, और हमें मालूम है कि जब भी ये बॉल सर्कुलर पाथ पे चलेगी, स्ट्रिंग हमेशा वहां पे क्या होगी, टाइट होगी। अच्छा, टेंशन की हम बात करें किसी इंस्टेंट पे, तो टेंशन लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अब हम स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट dr, बताओ अलोंग द टेंजेंट होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। किसी टाइम पे बॉल यहां कहीं पहुंची, फिर टेंशन T', डिस्प्लेसमेंट
अलोंग द टेंजेंट, फिर से एंगल कितना 90 डिग्री वहां पे। तो यहां पे अगर हम टेंशन का वर्क कैलकुलेट करेंगे स्मॉल अमाउंट का, तो वो तो हो गया T इंटू डी आर, टी डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा टी डी आर कॉस 90। स्मॉल अमाउंट का वर्क जीरो है, टोटल को भी अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, सबको तुम इंटीग्रेट करोगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द टेंशन यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। पहले हमने बॉल को स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किया तो जीरो दिखाई दिया, अब ऐसे हम बॉल को डी आर करके डिस्प्लेस कराते जाएंगे, बॉल पूरा मूव करके आएगी, लेकिन टोटल वर्क डन तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखो वहां पे, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, क्वेश्चन ये पॉइंट डाल के लिखो वहां पे, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन वर्क डन बाय द टेंशन, if a particle is moving on a circular path then work done by the tension over the particle will always be zero। क्लियर वहां पे? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन वर्क डन बाय द टेंशन ओवर द पार्टिकल विल ऑलवेज बी जीरो। क्लियर होता वहां पे? फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे जरा। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं क्या शो कर रहा हूं, नेक्स्ट डायग्राम में मैं शो कर रहा हूं यहां पे एलिवेटर है, यहां पे हमारे पास एक एलिवेटर है और एलिवेटर में यहां पे स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक का मास कितना है, m है, ये हो गया ग्राउंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे ये एलिवेटर मूव करना स्टार्ट करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक कनेक्टेड है विथ अ स्ट्रिंग, t इक्वल्स टू 0 पे ये ब्लॉक, ये एलिवेटर मूव करना स्टार्ट करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। अब बताओ कुछ टाइम बाद डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखो है कि नहीं होगा? तो ये डायग्राम होगा कितने टाइम बाद, ये डायग्राम होगा t टाइम बाद। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, तो लिखो वहां पे कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द टेंशन t आफ्टर टाइम इंटरवल t। तो हमें क्या बताना है कि इस केस में टेंशन का वर्क और ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, कितने टाइम इंटरवल बाद, t टाइम इंटरवल बाद। तो बताना है कि जो t टाइम इंटरवल है उसके बाद ग्रेविटी और टेंशन दोनों का वर्क कितना होगा। क्लियर ना पे? अच्छा, अगर मुझे टेंशन और ग्रेविटी दोनों का वर्क कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान ना, कुछ नहीं बोल रहा है तो ये वर्क कैलकुलेट किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम किस फ्रेम पे जाके देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम पे जाके देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चेक करो टेंशन क्या होगा। तो मान लो कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर बैठा है, ये जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो क्या शो करेगा ब्लॉक पे, ये ऑब्जर्वर जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा टी एम जी, फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो सीडो फोर्स एम इंटू ए डाउनवर्ड। देखो है कि नहीं है? इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो टी किसके बराबर है, एम इंटू जी प्लस ए के बराबर है। अच्छा, हमें टेंशन की वैल्यू मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां पे क्या है, m इंटू जी है वहां पे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन और ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करना है आफ्टर टाइम t, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो इसको तो ये ब्लॉक हमेशा h हाइट पे ही दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। देखो ऐसा है कि नहीं है? अगर कोई एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है और एलिवेटर के अंदर हम बैठे हैं
तो एलिवेटर के अंदर बैठ के जब हम इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये ब्लॉक हमें कैसा दिखाई देगा, ये ब्लॉक हमें दिखाई देगा रेस्ट में। देखो है कि नहीं यहां पे, एलिवेटर के अंदर हम बैठ के जब इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये ब्लॉक हमें कैसा दिखाई देगा, ये ब्लॉक हमें दिखाई देगा रेस्ट में। तो हम इस पे शो करेंगे टी, एम जी और एम ए, है कि नहीं। और इसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि वर्क डन बाय टेंशन भी जीरो है और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जीरो है। तो टेंशन और ग्रेविटी का वर्क विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर तो जीरो है, लेकिन जब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, और उसको ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया y। अब कैसे कैलकुलेट करोगे y, तो इक्वेशन यूज करो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u जीरो हाफ ए टी स्क्वायर, टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वहां पे ए टी स्क्वायर बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये हो गया टेंशन T और ये हो गया वहां पे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। देखो है कि नहीं वहां पे, ये हो गया तुम्हारा टेंशन, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टेंशन। अब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है कि नहीं, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा, T इंटू वाई। एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए इंटू ए टी स्क्वायर बाय 2। बताओ यही टेंशन का वर्क है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, ग्रेविटी का वर्क अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर, तो हम लिखेंगे माइनस एम जी इंटू वाई, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस एम जी ए टी स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा टेंशन का वर्क होगा और ये हमारा ग्रेविटी का क्या हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा वहां पर। क्लियर। तो इस तरह से हम टेंशन का वर्क कैलकुलेट करते हैं। टेंशन का वर्क कभी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर कभी जीरो होगा। लेकिन ध्यान, अभी हमने कौन से केस कंसिडर किए, अभी हमने केवल वो केस कंसिडर किया है जहां पे, अभी हमने वो केस कंसिडर किया है जहां पे टेंशन हमारा क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। क्लियर लो वहां पे। फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट, वर्क डन बाय नॉर्मल। नेक्स्ट लिखो वहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द नॉर्मल की। अच्छा, फिर से वहां पे नोट डाउन करके लिख लो वहां पे कि जो भी वर्क डन बाय द नॉर्मल होता है, नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। अच्छा, कैसे हम बोले कि वर्क डन बाय द नॉर्मल पॉजिटिव, नेगेटिव है, जीरो है, तो यहां पे एक ब्लॉक मान लो A, इसका मास m, ये किसके कांटेक्ट में है, ये एक और ब्लॉक B के कांटेक्ट में है, इसका मास वहां पे मान लो 2m। क्लियर। तो हमारे पास दो ब्लॉक है, हमारे पास एक है ब्लॉक A, दूसरा है वहां पे क्या, ब्लॉक B। दोनों ब्लॉक हमारे क्या है, कांटेक्ट में है, और ब्लॉक A के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F। तो जो भी फोर्स है, ये फोर्स हमने अप्लाई किया है किसके ऊपर, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक A के ऊपर। अब जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे ब्लॉक A के ऊपर, तो ये दोनों ब्लॉक हमारे क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या था, सेम था वहां पे। देखो था कि नहीं था वहां पे, आगे वाला ब्लॉक हैवी है, पीछे वाला ब्लॉक लाइटर है। जैसे ही हम लाइटर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं कांस्टेंट, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं। दोनों का सिस्टम मानोगे तो नेट फोर्स F है, F को लिखोगे वहां पे 3m इंटू ए, एक्सेलरेशन आ गया था वहां पे F बाय 3m। अच्छा, जब ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में आएंगे तो A ब्लॉक B ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल इस तरह से अप्लाई करेगा, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग B A के ऊपर नॉर्मल पीछे की ओर अप्लाई कर रहा होगा। अब सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। n की वैल्यू कैसे मिलेगी, B ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो।
क्या शो करोगे? एक तो शो करोगे ग्राउंड की नॉर्मल, दूसरा उसका वेट, तीसरा एन, एक्सेलरेशन आगे की ओर। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या बी ब्लॉक पे? तो बी ब्लॉक पे एक तो हम शो कर रहे हैं ग्राउंड की नॉर्मल, वेट और ए की नॉर्मल। अब ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है तो नेट फोर्स एन है, नेट फोर्स को लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 2m, ए की वैल्यू F/3m। तो नॉर्मल क्या निकल के आ गई? नॉर्मल निकल के आ गई 2F/3। इतनी नॉर्मल ए बी के ऊपर अप्लाई करेगा, इतना ही बी ए के ऊपर अप्लाई करेगा। अब मान लो दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x हो गया। दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x हो गया। अब x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब बताओ ए बी का क्या हो रहा है? अगर हम ब्लॉक बी पे देख रहे हैं तो बी ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा है आगे की ओर, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे हो जाएगा कितना? 2Fx/3। देखो यही नॉर्मल का वर्क है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब अगर हम ए पे देखें तो अगर ए पे हम देखेंगे तो नॉर्मल पीछे की ओर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, तो यहां पे तुम बोलोगे वर्क डन बाय द नॉर्मल हो गया माइनस n इंटू एक्स। अब n की वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट हो जाएगा -2Fx/3। देखो है कि नहीं यहाँ पे? तो ये नॉर्मल का वर्क है बी पे और ये नॉर्मल का वर्क क्या है? ए पे। तो नॉर्मल ने यहां पे पॉजिटिव वर्क परफॉर्म किया है एक ब्लॉक के ऊपर, दूसरे ब्लॉक के ऊपर उसने क्या किया है? नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया है। अच्छा, अब बताओ मुझे यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल कैसा वर्क परफॉर्म कर रही है? मान लो एन ए की बात करें या फिर एन बी की बात करें, जो भी ग्राउंड की नॉर्मल होगी बताओ वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90। तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द एन बी 0, वर्क डन बाय एन ए वहां पे क्या हो गया? 0। इसका मतलब है कि नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो मैंने क्या बोला है? नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों पॉसिबल है वहां पे। तो आगे जब जाएंगे तो वहां पे हम डिफरेंट केस में फिर से किसकी बात करेंगे? नॉर्मल के वर्क की बात करेंगे वहां पे। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हम वर्क की बात करेंगे, है ना? अभी तो हम बेसिक बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। फिर डिफरेंट केसेस में हम कैलकुलेशन देखेंगे वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो वहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। नेक्स्ट लिखो वहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अच्छा, अगर तुम्हें फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करना है, अगर तुम्हें फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करना है तो यहां पे दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा? जब फ्रिक्शन वहां पे स्टैटिक था, और सेकंड केस आएगा जब फ्रिक्शन वहां पे काइनेटिक हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की, जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स मेरा वहां पे क्या है? स्टैटिक है। अब डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे हम शो कर रहे हैं एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास कैपिटल M, यहां पे एक और ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m। इन दोनों के बीच का सरफेस फ्रिक्शनलेस, इनके बीच का सरफेस रफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसी को म्यूएस मानना है, इसी को म्यू के मानना है। अब हम क्या कर रहे हैं? नीचे वाले ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं? F फोर्स से खींच रहे हैं। अच्छा, तो फ्रिक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? तो जो फ्रिक्शन का लेक्चर है 2 ब्लॉक का, उसको रिवाइज करना है। वहां पे हमने क्या बोला था? अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन है किससे? म्यू इंटू जी m प्लस m से,
देखो ये था नहीं था वहां पे म्यू एस इंटू जी इंटू एम प्लस एम। अगर अप्लाइड फोर्स इस रेंज से कम होगा तो उस केस में दोनों ब्लॉक हमारे क्या कर रहे होंगे, एक साथ मूव कर रहे होंगे। तो इस केस में अभी ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए। अच्छा, दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को सिस्टम मानो, फोर्स F है, नेट फोर्स को लिखो वहां पे m प्लस एम इंटू ए की वैल्यू आ गई F अपॉन m प्लस एम। देखो दोनों को सिस्टम मानोगे तो अप्लाइड फोर्स केवल F ही होगा कि नहीं होगा, साथ में हम शो करेंगे ग्राउंड की नॉर्मल और पूरे सिस्टम का वहां पे वेट। अच्छा, इसको बोलो ब्लॉक ए, इसको बोलो ब्लॉक बी। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर किसकी स्टडी कर रहा है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देख रहा है किसको, ब्लॉक ए को, तो याद होगा ये ऑब्जर्वर जब ब्लॉक ए को देखेगा तो एक तो शो करेगा नॉर्मल, दूसरा mg, इसको एक्सेलरेशन आगे की ओर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा और वो फोर्स फ्रिक्शन था। तो यहां पे जब दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं तो ए पे फ्रिक्शन आगे की ओर था, बी पे फ्रिक्शन पीछे की ओर था। अच्छा, फ्रिक्शन को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, फ्रिक्शन को यहां पे यूज करो न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू एफ अपॉन m प्लस एम। और ध्यान है ये फोर्स कांस्टेंट है। अब मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया वहां पे x, तो बताओ a के लिए क्या बोलोगे और b के लिए क्या बोलोगे। तो ए ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन भी आगे की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर, तो तुम बोलोगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हो गया एफ एस इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एम एफ एक्स अपॉन एम प्लस एम। ये फ्रिक्शन ने वर्क परफॉर्म किया है किस पे, ए पे। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं फ्रिक्शन का वर्क बी पे क्या होगा, तो बताओ बी पे लग रहा है फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल हो गया 180, तो ये हो गया माइनस एफ एस इंटू एक्स, कॉस 180 माइनस 1, वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा वहां पे माइनस एम एफ एक्स अपॉन एम प्लस एम। देखो है कि नहीं यहाँ पे। तो ये फ्रिक्शन का वर्क होगा ए पे और ये फ्रिक्शन का वर्क होगा किस पे, बी पे। तो ये हमने फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट किया है जब फ्रिक्शन कैसा था, स्टैटिक था। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस, तो यहां से a की वैल्यू पुट कर दोगे तो चाहो तो हम वहां पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, t टाइम बाद ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ने एक पे वर्क पॉजिटिव परफॉर्म किया है, दूसरे पे वर्क क्या किया है, नेगेटिव परफॉर्म किया है। जीरो कब परफॉर्म करता था, तो याद है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और बताओ लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये अगर ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई पर्सन जब चलता है, देखो ऐसा था नहीं था वहां पे, जब ग्राउंड पे कोई पर्सन चलता है तो मैंने क्या बोला था, एक पैर ग्राउंड को टच करता है, दूसरा पैर ग्राउंड से ऊपर रहता है, तो फ्रिक्शन यहां पे लगता है, उसका नेचर वहां पे स्टैटिक था। लेकिन जिस जगह फ्रिक्शन लगता है उस पैर का डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो था, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है वहां पे। तो जीरो तभी होगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन तो डेवलप हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही ना हो वहां पे। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो वहां पे, बताओ एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहां कहीं हमारा एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.5। अब इस ब्लॉक पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F। अब बताओ ब्लॉक का मास 10 kg, ब्लॉक का मास 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.5, ब्लॉक पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। मान लो फोर्स है हमारा 20 न्यूटन का।
अच्छा, फोर्स अगर 20 न्यूटन का होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? लिमिटिंग फ्रिक्शन था म्यू एस इंटू एन, और हमें मालूम है लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 100 इंटू 0.5, दैट इज 50 न्यूटन। तो फोर्स कम है लिमिटिंग से, तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, तो इस केस में फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा और फ्रिक्शन 20 न्यूटन के बराबर होगा। अब इस केस में अगर पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या है? 0 है। तो इस केस में फ्रिक्शन का वर्क वहां पे क्या आ गया? 0 आ गया वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, इसी में बात करो नेक्स्ट वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? अब हम बात कर रहे हैं यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो बताना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वर्क क्या होगा? यहां पे डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं वहां पे। तो सबसे पहला केस लो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क का। इस तरह से हमने केस कंसिडर किया था वहां पे फ्रिक्शन में। मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, एक प्लैंक है, प्लैंक को हमने ला के प्लेस किया फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। जो प्लैंक है, प्लैंक को हमने क्या किया? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉक को लाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक का मास लिखो वहां पे 2 kg, प्लैंक का मास वहां पे 8 kg, म्यू की वैल्यू लो वहां पे 0.5। हम क्या कर रहे हैं? t=0 पे इस प्लैंक, इस ब्लॉक को हम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमने वहां पे ब्लॉक को वेलोसिटी दी है, प्लैंक को अभी हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन ब्लॉक और प्लैंक के बीच का सरफेस कैसा है? रफ है। तो जैसे ही हम ब्लॉक को वेलोसिटी देंगे तो प्लैंक उसी टाइम पे इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा F के। इस पे फ्रिक्शन पीछे लगता है और इस पे फ्रिक्शन आगे लगता है। अब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या डिफाइन कर रहा है? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर डिफाइन कर रहा है कि ये जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो क्या शो करेगा? N mg और F के, इसका एक्सेलरेशन a1। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि ये ब्लॉक रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। इसको अगर देखेगा तो इस पे फोर्स आगे की ओर लग रहा है, इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की स्पीड वहां पे क्या होती है? सेम होती है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की स्पीड वहां पे क्या होती है? सेम होती है। और वहां पे अगर याद होगा कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें रिलेशन, तो जो भी कॉमन स्पीड निकल के आती है, जो कॉमन स्पीड निकल के आई थी वो निकल के आई थी m इंटू वी नॉट अपॉन आई थी m प्लस m। तो कॉमन जो वेलोसिटी आती है 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, वो आती है 2 मीटर पर सेकेंड। देखो चेक करो, फॉर्मूला बन के आया था, नहीं बन के आया था? एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। तो अभी हम फिर से चेक करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस टाइम पे दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाती है, जिस टाइम पे दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाती है, उस टाइम तक फ्रिक्शन ने कितना वर्क परफॉर्म किया ए पे और बी पे। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो जरा। इक्वेशन लिखोगे एफ के इक्वल्स टू ma1। एफ के का मतलब म्यू, नॉर्मल यहां की लेनी है और यहां की नॉर्मल m इंटू जी के बराबर है। तो a1 आ जाएगा म्यू इंटू जी, देखो है कि नहीं वहां पर? अच्छा, टी टाइम बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 10 v इक्वल्स टू यू प्लस 80।
इनिशियल वेलोसिटी आगे की ओर, एक्सेलरेशन पीछे की ओर। तो बताओ ये टी टाइम बाद ब्लॉक की वेलोसिटी है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो प्लैंक पे क्या शो करोगे? नॉर्मल एन डैश वेट, इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की ओर। अच्छा, प्लैंक की इक्वेशन क्या लिखोगे? प्लैंक की इक्वेशन लिखोगे एफ के इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए, एफ के को लिखोगे म्यू एम जी, तो इसको बोलो A2। तो अब चेक करो A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। चेक करो इतना सही लिखा है कि नहीं लिखा वहां पे? A2 हो जाएगा म्यू एम जी बाय कैपिटल एम। म्यू था 0.5, 20, 10। तो चेक करो ये टू कैंसिल आउट होगा, 10/8 यानी क्या हो गया? 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो v हो जाएगा u प्लस at। अब दोनों वेलोसिटी को इक्वेट कर दो जरा। बताओ अब जब मैं दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करूंगा तो 10 - 5t किसके बराबर? 5/4t के बराबर। अगले स्टेप में इधर लेके आओगे तो 10 = 5t/4 प्लस 5t, तो 40 = 25t। चेक करो, कैलकुलेशन कहीं गलत कर दिया क्या हमने? देखो चेक करो, कॉमन वेलोसिटी जो थी 2 × 10, 2 आनी चाहिए कॉमन वेलोसिटी। तो एक बार चेक करो कैलकुलेशन, एफ के म्यू एम जी एम इंटू ए 5, वेलोसिटी हो जाएगी 10 - 5t। ये तो सही लिखा। एफ के हो जाएगा m इंटू ए टू, एफ के का मतलब म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। 2 हट गया, रिजल्ट तो वही आ रहा है यार। v की वैल्यू आ गई कितनी? 5/4t। मैं बोल रहा हूं दोनों को इक्वेट करो जरा। टेन - 5t 5t/4 के बराबर। एक बार चेक करो कैलकुलेशन कहां पे गलत हो रहा है। क्योंकि बेसिकली हमें, अच्छा ठीक है ना, टाइम मिलेगा ना यहां से। तो 10 - 5t किसके बराबर? 5/4t के बराबर। तो ये हो जाएगा 10 = 5t/4 प्लस 5t 20। तो ये हो जाएगा 40 = 25t। t की वैल्यू हो जाएगी 8/5। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब t की वैल्यू अगर 8/5 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी 10 - 5 × 8/5, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतने टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? सेम होगी। इतने टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन ने वर्क कितना परफॉर्म किया ब्लॉक पे और प्लैंक पे। तो देखो सबसे पहले तो एफ के की वैल्यू कैलकुलेट कर लो जरा। तो एफ के की वैल्यू क्या थी? म्यू एम जी, म्यू हो गया 0.5 एम इंटू जी। तो चेक करो वहां पे 10 न्यूटन है कि नहीं है वहां पे? जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू जी इंटू एम, तो हो गया 10 न्यूटन।
अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। x1 क्या होगा? ब्लॉक का। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? S इक्वल्स टू, इक्वेशन यूज करना, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो अब इस केस में क्या होगा? x1 u10 t 8/5, देखो है कि नहीं है? ut माइनस हाफ एक्सलरेशन 5 इंटू टी का स्क्वायर, देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में हो जाएगा x1 to 816 माइनस 32/5, एक 5 कैंसिल आउट होगा, है ना? 64 32, तो ये हो जाएगा 80। तो 80 माइनस 32/5, चेक कर लो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 48/5 ना। देखो इतना आ गया कि नहीं आ गया? x1 की वैल्यू 48 32। अच्छा, अब x2 क्या होगा? x2 हो जाएगा u तो 0, हाफ एक्सलरेशन 5/4, तो ये हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर। तो जो x2 आएगा वो आएगा कितना? 4 इंटू 2 8, एक 8 और एक 5, 8/5 होगा, नहीं होगा? अच्छा, फ्रिक्शन का वर्क ब्लॉक पे क्या होगा? फ्रिक्शन का वर्क ब्लॉक पे क्या होगा और प्लैंक पे क्या होगा? तो अब तुम क्या बोलोगे? अगर ब्लॉक पे कैलकुलेट करना है तो फ्रिक्शन पीछे है तो नेगेटिव होगा, तो ये होगा -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 48/5, 5 इंटू 2, तो ये होगा -96 जूल। अच्छा, प्लैंक पे अगर देखोगे तो ध्यान ना, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ब्लॉक पे नेगेटिव, प्लैंक पे अगर देखोगे तो पॉजिटिव। कितना होगा? Fk इंटू एक्स 8/5 2, यानी कितना? 16 जूल। अच्छा, फ्रिक्शन जो फोर्स था, जो फ्रिक्शन फोर्स था काइनेटिक, उसका ब्लॉक पे क्या हुआ? नेगेटिव वर्क। प्लैंक पे क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क। लेकिन टोटल वर्क कितना हुआ? क्वेश्चन में अगर बोलता है यहां पे कि काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क कितना हुआ, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -80 जूल। और ध्यान, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहां पे एनर्जी क्या लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी रहेगी वो हीट के फॉर्म में क्या होगी? लिबरेट होगी। यहां पे जो काइनेटिक, देखो जो फ्रिक्शन का वर्क निकल के आया वो नेगेटिव निकल के आया, तो नेगेटिव वर्क क्या बता रहा है? नेगेटिव वर्क बता रहा है कि इतनी एनर्जी वहां पे हीट के फॉर्म में क्या हो गई? लिबरेट हो गई वहां पे। क्लियर? अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी हो सकता है, नहीं जीरो हो सकता है? भाई काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो हो सकता है अगर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही ना हो वहां पे। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे हम किसी ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें, तो जैसे ही प्रोजेक्ट करोगे तो यहां पे फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो ग्राउंड पे उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? आगे की ओर लग रहा होगा। अब ग्राउंड पे तुम अगर कहीं पे भी किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है तो इस पार्टिकल पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। बताओ इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड के इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0,
तो फ्रिक्शन का वर्क ग्राउंड पे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों ही हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली वहां पे हमने केवल तीन ही का वर्क कैलकुलेट किया है, टेंशन का, नॉर्मल का और ग्रेविटी का। तो मॉड्यूल में देखोगे कुछ क्वेश्चन हैं जहां पे टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटी और फ्रिक्शन इन चारों का वर्क के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो उनको अब तुम्हें सॉल्व करके देखना है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे वर्क डन बाय सीडो फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, और वर्क डन बाद हम बात करेंगे किसकी, स्प्रिंग फोर्स की भी, और साथ में वहां पे हम अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। क्लियर? तो इतना नोट डाउन करो। और अब तुम्हें करना क्या है, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन और ग्रेविटी, इनके वर्क से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करके वहां पे देखो। ठीक है?